लोग आज हम लेसन 2 12th बायो के पार्ट 2 देने जा रहे हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं होगा, साधारण रूप से धीरे धीरे समझाएंगे। कोई बीच में कॉमेंट टोमेंट नहीं है। डायरेक्ट आप पूरा वीडियो देखिए और उसको अध्ययन आराम से करिए ताकि परीक्षा में लिखा जाए बढ़िया से। पढ़ाई को एक एक करके लिखा जाता है। कोई इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नहीं होता, सब इंपॉर्टेंट है। आपको भी कहीं पढ़ाने का मौका मिलेगा तो केवल बोर्ड मॉडल ही पढ़िएगा कि पढ़ाते समय सबको पढ़ाई जाती है, पूरा टॉपिक पढ़ाई जाती है, चाहे वो परीक्षा में पूछे या नहीं पूछे। तो सभी चीज इंपॉर्टेंट होते हैं जो नॉलेज के लिए। यहां पर हम शुरू करते हैं पार्ट 2 में लेसन 2 के, जिसका नाम चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें हम आप पढ़ेंगे पार्ट 2 में लघु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑस्पोरेंजियम। तो इसमें यही बात है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि एंथर यानी पराग कोश में 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। लघु बीजाणुधानी का अर्थ होता है कि वे जगह पराग कोश में जो परागकण के निर्माण का कार्य करते हैं उसे कहा जाता है लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम। यह चारों कोनों पर 4 होता है पराग कोश में, एंथर में। ये 4 की संख्या में होती है। फिर ये भी बताए हैं कि दो साइड बटे होते हैं, जिसे पाली कहते हैं। दोनों पाली को जोड़ने का काम योजी या कनेक्टिव नाम का उत्तक करता है। ये सब आपको उसकी क्रिया विधि में बताई गई है, प्रोसेस में, प्रक्रम में। तो अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि लघु बीजाणुधानी यानी 4 की संख्या में जो है उसका आकार कैसा होता है। परीक्षा में आएगा कि लघु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन करें। इनके विधियां तो पढ़ चुके हैं, विधि के बारे में पूरा स्पष्ट किया जा चुका है। अब विधियों के बारे में समझ लेने के बाद लघु बीजाणु के निर्माण की विधियों को हम पार्ट 1 में दे चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना। परीक्षा में आएगा तो परीक्षा में यही लिखना है कि लघु बीजाणुधानी 4 होते हैं, चारों की संरचना एक समान है, इसीलिए इनको हम एक का अध्ययन करेंगे तो बाकी का अध्ययन अपने आप हो जाएगा। उसी प्रकार से एक लघु बीजाणुधानी के 4 लेयर होते हैं। शुरू करते हैं पढ़ाई। पहला लेयर हुआ लघु बीजाणु के पहला लेयर का नाम है, यानी इसको कहते हैं बाह्य परत, यानी इसको कह सकते हैं इपीडर्मिस। दूसरी परत को हम कह सकते हैं मिडल लेयर्स, यानी इसको मध्य परतें कह सकते हैं, मध्य परतें। और नंबर 3 को हम कह सकते हैं अंतःथिसियम, थीसियम, हिंदी में भी अंतःथिसियम। और चौथा में हो जाएगा टैपिटम। इस प्रकार से हम लोग इसको 4 लेयर में बांटते हैं। यही 4 लेयर आपको नाम याद करना है। बाह्य परतें, मध्य परतें, अंतःथिसियम और टैपिटम। लघु बीजाणुधानी की कई परतें हुई? 4 परतें हुई। चारों परत में मध्य परत सुरक्षा का काम करता है लघु बीजाणुधानी को, जहां परागकण बनने का फैक्ट्री है। और अंतःथिसियम जो है और मिडिल जो है, टैपिटम जो है, ये 3 परत बच गए। तो अब इसी में अंतःथिसियम जो है, यह जो है इनको पोषण प्रदान करता है। परागकण जब इसमें बनेंगे तो पोषण बताएगा। और मिडिल लेयर भी पोषण के ही उचित व्यवस्था करता है। जो इसमें पदार्थ है वो सब लघु बीजाणु के बाद बनेगा परागकण, उन सबको पोषण प्रदान करता है। ये दोनों पोषण के काम करते हैं, सुरक्षा का काम करता है। उसी प्रकार से टैपिटम जो है सबसे नीचे की परत हुई, यानी लघु बीजाणुधानी की सबसे नीचे की परत को टैपिटम कहते हैं। इन टैपिटम में जीव द्रव्य, अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म, ज्यादा होता है, बहुत अधिक टैपिटम क्षेत्र में। अतः इनके सेल का अधिकांश भाग का जीव द्रव्य टैपिटम में ही होता है। तो टैपिटम में एक सेल होता है, सेल के अंदर केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। यह न्यूक्लियस एक से लेकर यह बांट करके 2 न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। फिर इनसे बांट करके इस प्रकार से 4 न्यूक्लियस का निर्माण होते जाएगा। इसी प्रकार से ये बढ़ते चले जाएंगे आगे की ओर।
तो इसमें टेपिटम क्षेत्र में द्विद्रव्य अधिक है, एक केंद्रक है, वही बढ़कर 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते जाएगा, लेकिन इन 2 केंद्रकों के बीच कोशिका भीति नहीं बनती है। टेपिटम में कोशिका भीति नहीं बनने के कारण क्या होता है कि ये एक ही द्विद्रव्य में, सेल के द्विद्रव्य में सभी केंद्रक तैरने लगते हैं। तो ऐसी संरचना को द्विकेंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय कहते हैं। अगर इन केंद्रकों में कोशिका भीति बन जाए तो अलग अलग सेल बन जाएगा, लेकिन कोशिका भीति के अभाव में टेपिटम के अंदर एक सेल से बने कई सेल और उनके केंद्रक, फिर से ध्यान दीजिए, टेपिटम जो है इनके एक सेल है, इनमें द्विद्रव्य जाता है, इनमें एक केंद्रक है, वो बढ़ के कई केंद्रक में बट गया, कई केंद्रक। कोई केंद्रक के किनारे किनारे कोशिका भीति नहीं बनती, अतः टेपिटम में कई केंद्रकों का समूह हो जाता है। तो अगर 2 है तो द्विकेंद्रकीय, बहुत है तो बहुकेंद्रकीय संरचना हुई। तो टेपिटम की संरचना द्वि या बहुकेंद्रकीय होती है। और इन केंद्रकों के किनारे कोशिका भीति बन जाए तो अलग सेल बन जाएंगे, लेकिन कोशिका भीति के अभाव में ही टेपिटम के एक सेल में कई केंद्रक होते हैं। इसीलिए टेपिटम की संरचना कही जाती है द्विकेंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय। परीक्षा में आता है कि टेपिटम की संरचना कैसी है, तो उत्तर में लिखना है कि द्विकेंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय। जिस तरह के आकार होते हैं बीजाणुधानी का संरचना होता है, जब 4 परतों के मिलने से इनका निर्माण होता है। अब परीक्षा में आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं, 2-3 अंक का सवाल हल हो गया। और साथ ही साथ आपको कोर्स भी लाइन बाय लाइन चल रहा है, ऐसा नहीं कि उड़ा के नहीं ले जा रहे हैं, एक एक टॉपिक देख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे लघु बीजाणु और परागकण, माइक्रोस्पोर्स एंड पोलिन ग्रेन्स। ये क्या चीज है? तो माइक्रोस्पोर्स या पोलिन ग्रेन्स यानी लघु बीजाणु और परागकण। अब यहां देखिए, थोड़ा सा ऊपर आइए 1 मिनट के लिए। कहा गया है कि टेपिटम में द्विद्रव्य ज्यादा है, एक केंद्रक विभाजन होकर के कई केंद्रक बनाते हैं। यही प्रत्येक केंद्रक ये किसका रूप है? लघु बीजाणु के। इनका प्रत्येक केंद्रक रूप है किसका? लघु बीजाणु का। ये लघु बीजाणु ही है, ये जितने केंद्रक बने हुए दिखाई दे रहे हैं ये लघु बीजाणु ही, माइक्रोस्पोर ही है। ये बड़ी छोटे होते हैं। अब इन्हीं का अध्ययन यहां पर थोड़ा सा आ गया। लघु बीजाणु ये काफी छोटे होते, धूल के कण के आकार के, हल्के होते हैं, सूक्ष्म टाइप के हैं। और भी गुण में है कि ये लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर का आकार जो है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ये सब एक अंक का सवालों बन रहा है साथ में। 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है, ये लघु बीजाणु है। और साथ साथ ये वनस्पतियों के नर युग्मक अर्थात परागकण के प्रथम कोशिका है, फर्स्ट सेल के प्रथम कोशिका लघु बीजाणु ही है। यही है लघु बीजाणु। आगे चल करके अब हम लोग यहां पर ऐसा दृश्य बना सकते हैं कि इनमें एक केंद्रक को यहां ले आए हैं, यहां पर ले आ रहे हैं। अब इसी के बीच बार बार कोशिका भीति बन गया, सेल वाल बन गया। तो सेल वाल जब बन गया, ये मोटी परत से ढक जाती है, सेल वाल हो गया। तो जब लघु बीजाणु, यहां पर जो केंद्रक है सब लघु बीजाणु है, इनके ऊपर सेल के तरह एक कवच ढक जाती है, यह पौधों में कोशिका भीति कहलाती है, सेल वाल। अब यह जो है परागकण कहलाएगा, परागकण, पोलिन ग्रेन्स नाम हो गया इसका। यानी लघु बीजाणु के ऊपर क्या ढक जाए? कोशिका भीति, जो कोशिका भीति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो यही जो है आकार बना गया, किसका रूप धारण कर लिया? परागकण का। यही आकार जो है परागकण का रूप धारण कर लिया। अभी परागकण हो गया। अब ये परागकण जो है, इनके परागकण के ऊपर भी जब निर्माण होने के बाद 2 भीतियां हो गई, एक ऊपरी भीतियां हो गया, एक अंदर भीति हो गया। ऊपरी और अंदर देखिए रहे हैं परागकण के ऊपर भी। अब आगे परागकण की पढ़ाई पर परागकण, अब परागकण पर भी 2 भीति, माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु से बना परागकण, पोलिन ग्रेन्स। पोलिन ग्रेन्स कब बना? जब लघु बीजाणु पर कौन सी परत है? सेल वाल। अब परागकण बनने के बाद परागकण में भी 2 लेयर, बाह्य चोल, अंतःचोल। बाहरी परत को बाह्य चोल कहेंगे
और अंतः परत को अंतःचोल कहेंगे। यानी इसके अंदर भी दो प्रकार के परत का निर्माण हो गया, बाह्य चोल और अंतःचोल के नाम से जाना जाएगा। अब इसी प्रकार से दो बन गए। अब दो बन गए तो इसका अंतःचोल जो है, अंतः यहां पर देखिए दोनों चोल के ध्यान से आप समझिए, इसको दिया गया है। तो अंतःचोल पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है, पेक्टोसेल्यूलोज। अंतःचोल बना है पेक्टोसेल्यूलोज का, पेक्टोसेल्यूलोज अंतःचोल। यह जो है खास करके एक कवच का काम करता है। यहां देखिए पेक्टोसेल्यूलोज, यह जो खास करके एक कवच का काम करेगा, कवच का काम कर रहा है पेक्टोसेल्यूलोज। अब इसके बाद जो बाह्य चोल हुआ, यह खास करके बनता है एक प्रकार का, बाह्य चोल मतलब आप समझ लीजिए, ये बाहरी घेरा को हम बाह्य चोल कहेंगे। ये बाहर का घेरा जो है उसको बाह्य चोल कहेंगे, और अंतः वाला को अंतः कहेंगे। तो बाह्य चोल जो है यह आपको स्पोरोपोलेनिन नाम के रसायन का बनता है। बाह्य चोल है, बना है किसके द्वारा? स्पोरोपोलेनिन। अब अंतःचोल जो है बना है किसके द्वारा? पेक्टोसेल्यूलोज। तो यह स्पोरोपोलेनिन जो है, यह स्पोरोपोलेनिन बहुत ही कठोर रसायन है। इस पर ताप, दाब, वर्षा, मिट्टी या फिर ठंडा, गर्मी या एंजाइम से ही अनभिज्ञ रहता है। इस पर तो मतलब यह कहने का मतलब कि इस पर ऐसे पदार्थों का कोई असर नहीं होता, सरलीकृत से नहीं होगा, टूटेगा नहीं, निम्नीकृत नहीं होगा। अतः कठोर कवच से यह जो है बंधा होता है परागकण, कठोर कवच से बंधा रहेगा। और इस प्रकार से इसमें दो लेयर हुए, बाह्य चोल और अंतःचोल। बाह्य चोल किससे बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन। और अंतःचोल बना हुआ है पेक्टोसेल्यूलोज का। यह भी एक अंक का सवाल हो। देखिए यहां पर आप यहां पर अध्ययन कर सकते हैं, दोनों को याद कर लेना है, ये दोनों को याद कर लेना है, दोनों एक अंक के सवाल होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पढ़ाई करने के लिए। यहां देखिए लघु युग्मक जनन, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब लघु बीजाणु रूप धरेगा नर युग्मक का, तो कहलाएगा लघु युग्मक जनन। तो लघु युग्मक जनन में क्या होता है? सिंपल सी बात है कि यदि कोई लघु बीजाणु या परागकण, कोई लघु बीजाणु या परागकण यदि विभिन्न प्रकार के परिवर्धन डेवलप करते करते एक पूर्ण वनस्पतियों का नर युग्मक बन जाए, तो यहां तक की क्रियाओं का अध्ययन करना कहलाता है लघु युग्मक जनन। लघु युग्मक जनन। अब शुरू करते हैं कि परागकण परागकोश में, यहां अब सुने कि लघु बीजाणु यहां पर जो था लेयर बना के बन गया, उसका भीति बना के बन गया परागकण। परागकण में दो लेयर, बाह्य चोल, अंतःचोल। तो बाह्य चोल का निर्माण में भाग लिए स्पोरोपोलेनिन, और अंतःचोल के निर्माण में भाग लिए पेक्टोसेल्यूलोज। यहां तक की सब क्रिया हो रही है, लघु बीजाणु से आगे की ओर बढ़ रही है। तो एक निषेचन करने लायक पूर्ण परागकण नर युग्मक का निर्माण करने तक की क्रियाओं का अध्ययन करना ही कहलाएगा लघु युग्मक जनन, यानी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब परागकण बन चुके हैं। परागकण या तो परागकोश में भी अकुर सकता है, ज्यादा दिन रह जाए तो, समय बीत जाए उस हिसाब से, तो अकुर जाएगा वहां भी। या फिर परागन के माध्यम हम बताएंगे हवा, पानी, मिट्टी, जानवर, पक्षी से उड़ाकर वर्तिकाग्र तक लाए जाते हैं इस तरीके से के, वहां पर जाने के बाद ही अकुरता है। तो अकुरने का अर्थ कि उसमें सेल डिवीजन हो रहा है, यानी सूत्री विभाजन। जो सूत्री विभाजन होता है, इसी प्रकार से सूत्री विभाजन के बाद परागकण में दो तरह के सेल बनते हैं, दो तरह के सेल। पहला सेल है कायिक कोशिका, और दूसरा बनेगा जनन कोशिका। दो सेल बने। तो परागकण में इस तरह के दो सेल बन गए,
बटकर, तो इसीलिए परागकण को, ऐसी स्थिति को हम द्विकोशिकीय संरचना कहते हैं, द्विकोशिकीय संरचना। अब परागकण अंकुरित हो रहा है उस वर्तिकाग्र पर, अंकुर करके वह नीचे आता है। जब पराग नालिका में यानी वर्तिका में, वहां भी अंकुर जाता है, वहां भी विभाजन सूत्रण करेगा। तो वहां पर मान लिया कि एक यह सेल विभाजन कर दिया 2 सेल का, तो यहां पर ये तो विभाजन होकर के कट गया, बन गया एक सेल, दूसरा सेल, और तीसरा ये आपको एक सेल यहां भी था जो तीसरा सेल लिख देंगे। तो 1 2 3 जन्म कोशिका बट के 2 भाग में, कायिक तो बटेगा नहीं, कायिक में कोई विभाजन नहीं होता। जब विभाजन होता तो किस में होगा? जन्म कोशिका में। तो जन्म 2 हो गया, यहां 1 हो गया इकाइक वाला, तो त्रिकोशिकीय संरचना कहलाया। तो इसी प्रकार से परागकण की 2 स्थितियां हैं, द्विकोशिकीय और त्रिकोशिकीय। इसी प्रकार से द्वि और त्रिकोशिकीय संरचना पाई जाती है परागकणों में, पॉलन ग्रेन्स में। और आगे की ओर बढ़ता जाएगा, ये सब क्रियाएं लघु युग्मक जनन कहलाएगा, यानी सब क्रिया को माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। इस सब को हम माइक्रो गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानेंगे, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। अब बात है कि यह परागकण का निर्माण हो चुका है। यह पूर्ण रूप से पौधों का नर युग्मक है, नर युग्मक है, हल्का होता है, हजारों की संख्या में बनता है। सरसों के खेत में आप जाएंगे तो अगर बल पीला पीला लग जाता है, परागकण ही हुआ। इस प्रकार से परागकण हल्के होते हैं और ये उड़ने, पानी में तैरने की क्षमता रखते हैं, पानी में सड़ते नहीं क्योंकि म्यूसिन की लेयर भी आ जाती है। तो इस तरह की आकार या यहां तक की निर्माण करना कहलाएगा लघु युग्मक जनन, पौधों में लघु युग्मक जनन, इसे हम कहेंगे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। यह हुआ, आपको यहां तक की बातें आ गई। अब हम इसके बाद अभी और भी पढ़ेंगे, परागकण के बारे में ही पढ़ाई, एक पार्ट और चलेगा, तब चलेगा स्त्री केसर के बारे में पढ़ाई, यानी जिसे जायान कहते हैं, उनको झुंडों को। अब इसके बाद फिर आगे वही बहुत सारी पढ़ाई है, एक ही बार बता देने से समझ में नहीं आएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखिए, लघु बीजाणुधानी की संरचना, लघु बीजाणु परागकण, लघु युग्मक जनन, ये सब क्या है आपको स्पष्ट धीरे धीरे बोलकर बताया गया है। तेजी से भी बोल सकते फिर कि तेजी से बोलने से फायदा यह दिक्कत होगा, फायदा ज्यादा दिक्कत यह होगा कि समझ में आना दिक्कत हो जाएगा। कुछ लोग नहीं समझ पाते तेजी से बोलने के बाद, इसलिए आप धीरे धीरे हम बोल के समझा रहे हैं। और उसको समझिए, पूरा वीडियो देखिए और आपको याद करिए, परीक्षा की तैयारी करिए। हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेन पॉइंट छांट के निकल रहे हैं। वैसा किया जाता है एग्जाम में, एग्जाम की तैयारी करते समय बोर्ड मॉडल सवाल देखे जाते हैं। अभी तो आप कोर्स पूरा कर रहे हैं, हालांकि बोर्ड मॉडल जो तैयारी करने वाले 12वीं के हैं उनके लिए भी जरूरी है। ये सब बातों को दोहराया जा सकता है, वो भी देख सकते हैं, फायदा ही होगा, घाटा होगा नहीं। जब होगा तो 2-4 नंबर बढ़ेगा ही इससे। इसी प्रकार से देखते रहिए, उसको 2 बार 3 बार देख के समझ लीजिए, और इस तरह से हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।